बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज है हमारे पास हमारे नाउन टेस्ट 1 की डिस्कशन। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वर्ब की 15 एक्सरसाइजेज जो हैं उनकी डिस्कशन जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर इंग्लिश विद सर अजीम के ऊपर अपलोडेड है। आपने लाजमी तौर पर वो सारी की सारी प्रैक्टिस देखनी है, जो डिस्कशन है प्रैक्टिस की वो लाजमी देखनी है। इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा ही उससे बेनिफिट मिलने वाला है और बहुत सारे ऐसे रूल्स होंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और पास पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। बहरहाल स्टार्ट करते हैं हम अपने नाउन टेस्ट 1 की डिस्कशन। एमसीक्यूज 1 है हमारे पास और एमसीक्यूज 1 हमारे पास कुछ यूं है, पीपल विद डैश। अब पीपल विद डैश में दो स्पेलिंग्स हैं हमारे पास, एक है मीजल्स और एक हमारे पास क्या है, मीजल। और आप ये अच्छे से समझते हैं कि जो बीमारी मीजल होती है उसकी स्पेलिंग मीजल नहीं है, बल्कि वो हमारे पास क्या है, मीजल्स हैं। इसका मतलब मीजल की वजह से हमारा चार्ली और डेल्टा ऑप्शन क्या है, गलत। उसके बाद हम ये जरूर पढ़कर आए हैं कि जब भी आप किसी गेम का नाम लिखेंगे, जैसे हमने कौन कौन से गेम के नाम लिखे थे, दो नाम मैंने आपको लेक्चर में खास तौर पर बताए थे। एक हमारे पास है बिलियर्ड्स और एक है हमारे पास बेटे डॉट्स। असल में एस लगा हुआ होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमने इनको प्लूरल ट्रीट करना है, जबकि इनको प्लूरल नहीं ट्रीट करना होता, हमने इनको क्या ट्रीट करना होता है, सिंगुलर। इसी तरह जो डिजीज नेम्स हैं, जितनी भी बीमारियों के नाम है, ठीक है, उनको भी हम एस के साथ देखते हैं, लेकिन हमने उनको ट्रीट किसके तौर पर बेटे करना होता है, हमने उनको ट्रीट सिंगल के तौर पर, सिंगुलर के तौर पे करना होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास मीजल है, माम्स है, एड्स है, इन सबको हमने किसके तौर पर ट्रीट करना है, सिंगुलर के तौर पे ट्रीट करना है। तो जब हम यहाँ पर मीजल्स लिखेंगे तो मीजल्स की वजह से तो हमारे पास क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, लेकिन असल बात यह है कि हमारे पास लिखा हुआ है विद। और याद रखिएगा आप, इसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो फर्स्ट रूल पढ़ेंगे वो है प्रेफरेंस रूल। तो यहां पर मैं आपको सिर्फ इतना सा बता देता हूं कि जब भी आप दो नाउन को विद के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास ये वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से वर्ड होते हैं, हमारे पास वर्ड होते हैं विद, हमारे पास वर्ड होता है अलोंग विद, हमारे पास वर्ड होता है टुगेदर विद। ये वो वर्ड्स हैं कि जब आप कोई भी दो सब्जेक्ट्स को इनमें से किसी एक वर्ड के साथ कंबाइन कर रहे होंगे तो आपने याद रखना है आपकी प्रेफरेंस हमेशा किसके साथ रहेगी, फर्स्ट वन के साथ। फर्स्ट वन के साथ प्रेफरेंस रहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट वन के साथ प्रेफरेंस रहने का मतलब यह है कि आपका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंगली होगा, आपका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होगा आपके फर्स्ट वन के अकॉर्डिंगली। जैसे देखें यहां पे जब हमने लिखा पीपल विद मीजल्स, अब अगर मैं मीजल्स को देखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, इज, लेकिन विद की वजह से मुझे पता चलता है कि मुझे मेरा जो असल सब्जेक्ट है वो मीजल्स नहीं है बल्कि वो क्या है, पीपल है, जिसकी वजह से मैं यहां पर इज नहीं लिखूंगा बल्कि क्या लिखूंगा, आर। और हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा वो बेटे क्या चलेगा, अल्फा चलेगा। देखें ये वो वर्ड्स हैं विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, अकम्पनीड बाय, बट, एक्सेप्ट, ऑफ, एज वेल एज, इन एडिशन टू। ये वो वर्ड्स हैं जब ये सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं। तो आपने याद रखना आपकी प्रेफरेंस किसके साथ रहेगी, फर्स्ट वन के साथ। इसी वजह से हमारा वर्ब क्या रहेगा, पीपल के अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे पीपल विद मीजल्स, आर। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन एमसीक्यूज 2, द डैश हैड। अब डैश हैड में डेफिनेटली हम न्यूज की बात कर रहे हैं। न्यू तो एडजेक्टिव होता है, वो तो हम किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं, तो हमारा अल्फा और बीटा तो न्यू की वजह से गलत हो जाता है, ठीक है। वैसे भी आपने एक बात याद रखनी है, मैं आपको एक रूल बताता रहता हूं अक्सर कि जब भी आपके सेंटेंस में तीन चीजें हो, नंबर वन, आपके सेंटेंस में कोई आर्टिकल लिखा हुआ हो। आर्टिकल का मतलब वो डेफिनेट आर्टिकल भी हो सकता है, वो इनडेफिनेट आर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है, वो ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है और दा भी हो सकता है। मतलब आर्टिकल का मतलब आर्टिकल। उसके बाद नंबर टू, आपके पास कोई क्वांटिफायर लिखा हो। अब क्वांटिफायर वो पूरा टेबल आपको याद रखना है जिसमें एक तरफ हमारे पास काउंटेबल क्वांटिफायर है और एक तरफ हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल क्वांटिफायर है। नंबर थ्री पे हमारे पास कोई भी एडजेक्टिव हो,
ये हमारे पास क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो सकता है या हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव का क्या मतलब है, हमने प्रोनाउन वाले टेबल में पढ़ा था कि हमारे पास माय, आर, योर, हिज, हर, अब ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बेटे, पोजेसिव एडजेक्टिव। अगर आपके पास आपके सेंटेंस में इन तीन में से कोई एक चीज लिखी हुई है ना और इनके बाद आपने कुछ लिखना है, तो याद रखिएगा इन तीनों के बाद लाजमी तौर पर बाद में आने वाली चीज क्या होगी, नाउन होगा। आर्टिकल के बाद नाउन आएगा, क्वांटिफायर के बाद नाउन आएगा और एडजेक्टिव और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। ठीक है, अब ये मैं नाउन क्यों बोल रहा हूं, ये भी हम नेक्स्ट वाले पे एग्जांपल में, नेक्स्ट वाली ब्लैंक में हम देख लेंगे। जैसे देखिएगा, हैड एन इलेक्ट्रिक डैश। अब इलेक्ट्रिक डैश में हमारे पास दो स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है EFFECT और एक लिखा हुआ है AFFECT। देखिए, हम बचपन से आप क्या पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से आप पेयर ऑफ वर्ड्स में, मतलब बचपन से मतलब यह है कि आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं एक वर्ड ADVICE और एक आप पढ़ते हैं ADVISE, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि CE वाला हमारे पास क्या होता है, नाउन होता है, और ADVISE वाला हमारे पास क्या होता है, वर्ब होता है। इस तरह के और बड़े सारे जो पेयर्स होते हैं हमारे पास होते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में हमारे पास जो पेयर दिया गया है उसमें हमें दिया गया है EFFECT इफेक्ट और सेकंड वर्ड है हमारे पास AFFECT इफेक्ट। अब EFFECT हमारे पास बेटे क्या होता है, नाउन होता है, और AFFECT हमारे पास सेंटेंस में किसके तौर पर आएगा, वर्ब के तौर पर आएगा। इसी तरह जैसे हमारे पास वर्ड होता है डिवाइस और हमारे पास वर्ड होता है DEVISE, SE वाला हमारे पास बेटे क्या रहेगा, वर्ब, और DEVICE वाला हमारे पास क्या रहेगा, नाउन रहेगा। इसी तरह जैसे हम बोलते हैं BREATHE ब्रीथ और हम बोलते हैं BREATH ब्रेथ। अब ब्रेथ हमारे पास बेटे क्या होगा, नाउन, और ब्रीथ हमारे पास बेटे क्या होगा, वर्ब होगा। देखिए, हमें ये लाजमी पता होना चाहिए सेंटेंस में कि हमने कब नाउन यूज करना है, कब वर्ब यूज करना है। सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर या ऑब्जेक्ट के तौर पर हमने लाजमी तौर पर क्या यूज करना होता है, नाउन यूज करना होता है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे इंडेफिनेट आर्टिकल लिखा हुआ है और वैसे भी एडजेक्टिव भी दिया हुआ है। तो इंडेफिनेट आर्टिकल, एडजेक्टिव दोनों में से अगर एक चीज भी होती है और दोनों चीजें भी हैं तो ये बात हमारी तय है कि इसके बाद हमारे पास क्या आना है बेटे, नाउन आना है। और नाउन फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है, EFFECT। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, चार्ली। दा के बाद भी नाउन आना है तो हम न्यूज लिखेंगे, और इलेक्ट्रिक के बाद भी नाउन आना है तो बेटे हम क्या लिखेंगे, EFFECT लिखेंगे। अब ये जितने वर्ड्स आएंगे इनको अच्छे तरीके से याद रखिएगा और रूल याद रखिएगा कि सेंटेंस में अगर आपके पास आर्टिकल हो, क्वांटिफायर हो, एडजेक्टिव हो, तो उसके बाद आने वाली जो चीज होगी ना वो लाजमी तौर पर क्या होगी, नाउन होगी। उसके बाद है हमारे पास MCQs 3, शी डैश विद हर वर्क। अब यहां पे हमारे पास पहली बात तो ये कि जब शी आ गया और उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो हमें लाजमी तौर पर सिंगुलर होने की वजह से उसके साथ किस चीज का एडिशन करना है, एस या ES का एडिशन करना है। इसका मतलब हम टेक, अल्फा और बीटा में टेक दोनों नहीं लिख सकते, तो हमारा अल्फा और बीटा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। अब उसके बाद है हमारे पास ग्रेट पेन और ग्रेट पेन्स। अब देखिए, मैं कुछ वर्ड्स आपको बता रहा हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपको इन वर्ड्स को अच्छे तरीके से समझ लेना है। ये वो वर्ड्स हैं जिनमें आप वर्ड के साथ एस लगाते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उसकी क्लास चेंज नहीं होती। हमारे पास दो तरह के वर्ड होते हैं, एक वर्ड्स वो होते हैं जिनमें क्लास चेंज होती है। जैसे देखिए, मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास वर्ड है ऑर्डर, और अगर मैं इसके साथ एस का एडिशन करूंगा और इसे मैं बना दूंगा ऑर्डर्स, तो ऑर्डर्स लिखने से ये प्लूरल तो बनेगा ही, लेकिन प्लूरल बनने के साथ साथ क्या होगा, ये नाउन बन जाएगा। इससे पहले ये क्या था, इससे पहले ये वर्ब था। इसी तरह आपके पास वर्ड है समन। अब समन हमारे पास टेक्निकली, ग्रामेटिकली क्या है, वर्ब है, और अगर मैं इसको नाउन बनाना चाहता हूं तो मैं नाउन बनाने के लिए इसके साथ किसका एडिशन करूंगा, एस का एडिशन करूंगा, और ये क्या बन जाएगा, समन्स बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास वर्ड है मीन। मीन हमारे पास क्या होता है, वर्ब,
लेकिन अगर मैं इसको सोर्स रिसोर्स के लिए नाउन के तौर पर यूज करना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, इसके साथ एस लिखूंगा। इसी तरह आपके पास बेटे वर्ड है रिमेन। रिमेन हमारे पास क्या है, वर्ब, और रिमेन के साथ मैं आपको बता दूं ये UHSMD कैट में कोई 3 दफा आ चुका है। इसी तरह आप अगर इसको इसके साथ एस का एडिशन करेंगे तो एस का एडिशन करने से ये क्या बन जाएगा आपके पास बेटे, नाउन बन जाएगा। इसी तरह आपके पास वर्ड है बिलोंगिंग। बिलोंगिंग आपके पास क्या होता है, ताल्लुक होना, वर्ब के तौर पर यूज होता है। लेकिन अगर आपने इसका नाउन बनाना होगा तो आपने याद रखना है, आपने इसके साथ किसका एडिशन करना है, एस का, और ये वर्ब से क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। देखिए यहां पर आपको 2 बातें इन नाउन के लिए याद रखनी है, और वो 2 बातें क्या याद रखनी है। नंबर 1 तो आपको ये याद रखना है कि इनमें से नाउन कौन सा है और इनमें से वर्ब कौन सा है, क्योंकि सेंटेंस में पहली तरह की गलती यही दी जाती है कि सेंटेंस में नाउन की जगह पे वर्ब यूज किया गया होता है या वर्ब की जगह पर नाउन यूज किया गया होता है। दूसरा आपने ये देखना है कि आपने इनको सिंगुलर के तौर पे ट्रीट करना है या प्लूरल के तौर पर ट्रीट करना है। जैसे देखें, ऑर्डर्स को आप हमेशा क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। समन्स को आप हमेशा क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। इसी तरह आपके पास मीन्स है, तो मीन्स सेंटेंस पे डिपेंड करता है, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन रिमेन्स याद रखिएगा, रिमेन्स को आपने हमेशा हमेशा क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। और इसी तरह बिलोंगिंग्स को भी बेटे आपने क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। अच्छा, अब ये तो वो ग्रुप है जिसमें हम एस लगाने से क्लास चेंज करते हैं, जबकि दूसरा ग्रुप हमारे पास कौन सा है जिसमें हम एस लगाने से क्लास चेंज नहीं करते, हम एस लगाने से मीनिंग चेंज करते हैं। जैसे अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में वर्ड हमारे पास दिया हुआ है, वर्ड है हमारे पास पेन, और सेकंड वर्ड हमारे पास दिया हुआ है पेन्स। अब पेन भी नाउन है और पेन्स भी नाउन है, लेकिन याद रखिएगा ये जो डिजीज वाला पेन होता है ना, सर दर्द होना, पेट दर्द होना, बाजू दर्द होना, ये हमारे पास होता है पेन। लेकिन जैसे ही आप इसके साथ एस का एडिशन करते हैं तो एस का एडिशन करने से इसका मतलब वो दर्द वाली पेन नहीं रह जाता, इसका मतलब होता है हार्डशिप्स, इसका मतलब होता है स्ट्रगल्स, इसका मतलब होता है जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में तकलीफें परेशानियां बर्दाश्त करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, पेन्स बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह देखिए आपके पास वर्ड होता है वर्क। अब वर्क का मतलब आपके पास क्या होता है, वर्क का मतलब होता है ड्यूटी, वर्क का मतलब होता है असाइनमेंट, जो काम भी जिसके जिम्मे लगाया गया उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। जब आप एज अ नाउन इसके साथ एस का एडिशन करेंगे तो आपने याद रखना है वर्क का मतलब आपके पास क्या बनेगा, वर्क का मतलब बनेगा डिस्कवरीज, वर्क्स का मतलब बनेगा इन्वेंशंस, वर्क का मतलब बनेगा जो काम भी जिस बंदे ने जिस फील्ड में किया होगा। इसी तरह जैसे देखिए हमारे पास वर्ड है डैमेज। अब डैमेज भी नाउन है और डैमेजेस भी नाउन है, दोनों ही नाउन है। लेकिन क्या है कि जब आप फिजिकल लॉस की बात करेंगे, फिजिकल नुकसान की बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, डैमेज, और अगर आप फाइनेंशियल लॉस की बात करेंगे तो देन आप बेटे क्या बोलेंगे, डैमेजेस बोलेंगे। तो याद रखिएगा ये वो वर्ड्स हैं जहां पर हम एस लगाने से क्लास चेंज नहीं करते हैं, बल्कि हम एस लगाने से क्या चेंज करते हैं, हम एस लगाने से मीनिंग चेंज करते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास आते रहेंगे, तो आपने इन सारे वर्ड्स को अपने पास अच्छे तरीके से क्या करते रहना है, एक ब्लैंक पेज के ऊपर नोट करते रहना है ताकि आपके नोट्स भी बन जाए। बार बार आप इन क्वेश्चन इन वर्ड्स को देखने के लिए तो ये डिस्कशन नहीं देखेंगे ना, तो आपके पास रिवीजन के लिए जब आपने रिवीजन करनी उसके लिए नोट्स होने चाहिए, तो नोट्स बनाने के लिए आपने इनको नोट करते जाना है। तो यहां पर देखिएगा शी डैश विद हर वर्क, वो अपने काम के लिए क्या लेती है, वो अपने काम के लिए बड़ी हार्डशिप बर्दाश्त करती है, मतलब तो अपने काम के लिए बड़ी तंगी लेती है, सरदर्दी लेती है। तो आप याद रखेंगे ऐसी सूरत में आपने पेन का वर्ड यूज नहीं करना, ऐसी सूरत में आपने कौन सा वर्ड यूज करना है, पेन्स। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, हर डैश। अब देखें ये जो 2 वर्ड्स है ना ये बड़े ही मजे के हैं और आपने इन दोनों को बड़े अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। एक वर्ड है आपके पास सेविंग और एक वर्ड है सेविंग्स। देखिए जो पैसे होते हैं ना, जो कैश होता है,
जो पैसे साइड पर रखे हुए होते हैं, बचा के रखे हुए होते हैं, जो बचत होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? सेविंग्स बोलते हैं। और जो सेविंग होती है ना, ये जो एस के बगैर है, ये एक्ट ऑफ सेविंग को हम बोलते हैं। बचत करने के अमल को हम क्या बोलते हैं? पैसे साइड पे रखने को हम क्या बोलते हैं? सेविंग। लेकिन जो पैसे साइड पे रखे जाते हैं ना, हम उनको क्या बोलते हैं? सेविंग्स बोलते हैं। जैसे देखिएगा, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आप पे एक बात क्लियर हो जाएगी। जैसे देखिएगा, फर्स्ट एग्जांपल, सेविंग मनी रिक्वायर्स डिसिप्लिन। अब यहां पर अगर हम लिखेंगे ना सेविंग्स मनी, तो सेविंग्स मनी मीनिंग ही नहीं आएगा। सेविंग मनी का मतलब क्या है? पैसे बचाना। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इसी तरह देखिए, सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, सेविंग इलेक्ट्रिसिटी का मतलब अगेन हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोसेस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूं ना हिज सेविंग्स आर इन द नेशनल बैंक, तो इसका मतलब क्या है कि उसके पैसे कहां पर पड़े हुए हैं? उसके पैसे कहां पर पड़े हुए हैं? नेशनल बैंक में पड़े हुए हैं। तो यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? पैसों की बात हो रही है। जैसे लास्ट सेंटेंस देखिएगा, दे लॉस्ट देयर लाइफ सेविंग्स, उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी। आप वर्ड बोलते हैं ना, बड़ा अच्छा उर्दू का वर्ड मेरे ध्यान में आया, जमा पूंजी। जमा पूंजी कहां पर उन्होंने गुमा दी? अपनी स्कैम में किसी में गुमा दी। तो यहां पर भी हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर भी हम पैसों की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो जहां पर भी वर्ड सेविंग आएगा ना, सेविंग का मतलब होता है एक्ट ऑफ सेविंग। और जो पैसे साइड पे रखे हुए होते हैं ना, हम उनको क्या बोलते हैं? सेविंग्स बोलते हैं। अब जैसे सेंटेंस में देखिएगा, हर डैश डिविंडल अवे। डिविंडल अवे का मतलब क्या है? कम हो जाना, खत्म हो जाना। एक्स्ट्रावेजेंस का मतलब क्या होता है? फजूल खर्ची, शाह खर्चियों पे। उसके जो हर साल उसके जो शाह खर्चियों की वजह से उसकी सेविंग जो है वो कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या कम हो रहा है? उसके पैसे कम हो रहे हैं। उसका एक्ट ऑफ सेविंग कम नहीं हो रहा, उसका क्या कम हो रहा है बेटे? सेविंग्स कम हो रही है। और दूसरी बात क्या है कि आपने सेविंग्स को हमेशा किसके तौर पर ट्रीट करना है बेटे? प्लूरल के तौर पर ट्रीट करना है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा वो क्या चलेगा? बीटा। आपका करेक्ट सेंटेंस कैसे चलेगा? हर सेविंग्स हैव dwindled अवे। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा? बीटा। तो इन दोनों वर्ड्स को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, अपने ज़हन में बिठा लीजिएगा। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास MCQs 5 हमारे पास है, दे सर्व्ड डैश। बड़ा इंपॉर्टेंट है खास तौर पे समन के लिए। अब मैं पहले आपको समन के बारे में बता दूं, मैं अभी आपको हम इस पे बात भी कर रहे थे। देखें, जब आप वर्ड बोलेंगे ना समन, तो समन का मतलब होता है कि समन है वर्ब, और अगर आप इसके साथ एस का एडिशन करते हैं तो ये बन जाता है समन्स और ये बन जाता है नाउन। और अगली बात ये है कि ये सिर्फ नाउन नहीं बनता, ये नाउन बनने के साथ साथ आपने याद रखना है ये कौन सा नाउन बनता है? सिंगुलर नाउन बनता है। जहां पर भी समन्स आएगा, समन्स नाउन के तौर पर क्या ट्रीट होगा? सिंगुलर। और अगर आपने इसको प्लूरल बनाना होगा तो आपने याद रखना है इसका प्लूरल आप बनाते हैं क्या करके? एडिशन करके, ES एडिशन करके समन्सेस इसका प्लूरल बनता है। अब ये 3 पॉइंट याद रखिएगा आप। हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि पेपर में इनका क्वेश्चन किस किस तरह से दिया जा सकता है। जैसे देखिए, फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा, द जज इशूड समन। अब इशूड भी वर्ब है और समन भी वर्ब है। अब हम एक ही सेंटेंस में तो 2 समन लिखने से रहे, इसका मतलब इस सेंटेंस में हम समन नहीं लिख सकते, हमें समन्स लिखना होगा, वर्ब के साथ नाउन लिखना होगा। दूसरा देखिएगा, द जज इशूड समन्स। अब यहां पे समन्स बिल्कुल सही लिखा हुआ है, नाउन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पे एक और प्रॉब्लम जो आपने ज़हन में रखनी है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाउन का आर्टिकल से रिलेटेड। और कौन से आर्टिकल से रिलेटेड? इनडेफिनेट आर्टिकल से रिलेटेड। देखें, आपने याद रखना है, जब भी आपके सेंटेंस में आपका नाउन 3 कंडीशंस को पूरा करेगा, आपका नाउन क्या करेगा? 3 कंडीशंस को पूरा करेगा। नंबर 1 आपका नाउन क्या होना चाहिए? नंबर 1 आपका नाउन होना चाहिए कॉमन। कॉमन होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? काउंटेबल। और नंबर 3 वो क्या होना चाहिए? सिंगुलर।
अगर आपका नाउन ये 3 कंडीशंस को पूरा करेगा तो बेटे आपने याद रखना है, आपने इनके बाद इससे पहले यानी कि इस नाउन से पहले लाजमी तौर पर क्या लिखना है, इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल का मतलब यहां इनसे पहले ए आएगा या क्या आएगा, एन आएगा, वो उसके साउंड पे डिपेंड करता है। अब देखें समन जब हम लिखेंगे तो समन्स को मैंने क्या कहा कि समन्स क्या होता है, सिंगुलर होता है, और समन का प्लूरल क्या होता है, समन्सिस होता है। इसका मतलब अगर मैं इसका सिंगुलर से प्लूरल बना रहा हूं तो ये क्या है, काउंटेबल और कॉमन है, और इसकी हम फॉर्म भी कौन सी बात कर रहे हैं, सिंगुलर। तो यहां पर हमारा समन तीनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है। तीनों कंडीशंस को मतलब ये कॉमन भी है, कॉमन होने के साथ साथ ये काउंटेबल भी है, काउंटेबल होने के साथ साथ ये क्या है, सिंगुलर भी है। तो हम इसको विदाउट इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखेंगे। इस सेंटेंस को अगर आपने ठीक करना होगा तो आपने याद रखना है, आपने क्या लिखना है, आ समन्स लिखना है। ये मैं आपको बड़ा ही टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं, और अगर बिलीव मी अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ जाता है ना तो आपको इंडेफिनेट आर्टिकल समझ में आ जाता है, आपको फिर इंडेफिनेट आर्टिकल में कभी आप गलती नहीं करते। उसके बाद चलेंगे एग्जांपल 3 पे यानी कि क्वेश्चन 3 पे, जो थर्ड वेरिएंट हो सकता है इस रूल का। द जज इशूड आ समन। अब जब हमने आ लिख दिया ना, इंडेफिनेट आर्टिकल लिख दिया, तो यहां पर इसके बाद वर्ब नहीं आना चाहिए, यहां पर इसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास सेंटेंस में 3 चीजें हो, आर्टिकल हो, आपके पास क्वांटिफायर हो या एडजेक्टिव हो, तो उसके बाद नाउन आता है। तो इस सेंटेंस को अगर हमने ठीक करना होगा तो समन को क्या बनाना होगा, समन्स। उसके बाद देखिएगा द जज इशूड आ समन्स, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है। ऊपर वाले जो 3 सेंटेंसेस की गलतियां हैं वो इस सेंटेंस में ठीक करके ठीक सेंटेंस लिख दिया। उसके बाद सेंटेंस देखिएगा द जज इशूड 2 समन्स। जब हमने 2 लिख दिया तो 2 के बाद आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, और प्लूरल नाउन समन्स नहीं होता बल्कि क्या होता है, समन्सिस होता है। याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि समन का प्लूरल क्या होता है, समन्सिस होता है। उसके बाद हमारे पास द समन वाज। अब यहां पर देख रहे होंगे आप आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल के बाद आने वाली चीज हमेशा क्या होनी चाहिए, नाउन। अब नाउन होनी चाहिए तो यहां पर बेटे समन नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, समन्स आएगा। बिलीव मी अगर आप इस क्वेश्चन की डिस्कशन को सिर्फ गौर से पढ़ लेते हैं ना, समझ लेते हैं, अपने ध्यान में बिठा लेते हैं, तो आपके नाउन वर्ब के प्रॉब्लम्स, आपके इंडेफिनेट आर्टिकल के प्रॉब्लम्स सारे के सारे इसी जगह पर आपके, और सिंगुलर प्लूरल के प्रॉब्लम यहां पर हल हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वेरिएंट देखिएगा, द समन्स। अब द लिखा हुआ है, समन्स लिखा हुआ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर हमें प्रॉब्लम किसके साथ है कि समन्स को हमने हमेशा क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर, क्योंकि वो रहता ही सिंगुलर है। तो इसलिए हम यहां पे द समन्स वर नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, द समन्स वाज लिखेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वेरिएंट देखिएगा, द समन्स वाज इशूड टू हिम। और यहां पर आप देख रहे होंगे आपको कोई गलती नजर नहीं आ रही, ऊपर वाले सेंटेंसेस में जितनी गलतियां की गई वो सारी की सारी इस सेंटेंस में लाकर क्या की गई, ठीक कर दी गई। तो ये पूरी की पूरी बात है जो आप नाउन वर्ब के लिए, सिंगुलर प्लूरल के लिए, आर्टिकल के लिए, इंडेफिनेट आर्टिकल के लिए देखते हैं, ये सारे पॉइंट आपने ध्यान में रखने। और बिलीव मी ये मैंने सिर्फ आपको एमसीक्यूज 5 डिस्कस नहीं करवाया, ये एक्चुअल में मैंने एक एमसीक्यूज में क्या किया, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करवा दिए, और इंतहाई टेक्निकल क्वेश्चन। तो किसी एक पॉइंट को आपने छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना, अच्छे तरीके से नोट करना है, पढ़ना है, समझना है। अब आ जाए वापिस, अब यहां पर है जी दे सर्व्ड। अब सर्व का मतलब हमारे पास वर्ब आ गया, तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, समन्स। इसका मतलब समन नहीं हो सकता, समन नहीं हो सकता, और जब हमने समन्स लिखना है तो हमें डेफिनेटली उसके साथ क्या लिखना है बेटे, इंडेफिनेट आर्टिकल लिखना है, क्योंकि यहां पर भी ये तीनों कंडीशन को पूरा करेगा। यहां पर भी ये कॉमन भी है, कॉमन के साथ साथ काउंटेबल भी है, काउंटेबल के साथ साथ सिंगुलर भी है। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द पुलिस डैश। अब याद रखेंगे पुलिस उन नाउन में से एक है
जिनको हमने कहा था कि हमने क्या हमेशा ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। कैटल, पीपल, पुलिस, जेंट्री, पीजेंट्री, इलेक्टोरेट। जैसे अभी हमारे पास एग्जांपल देखिएगा, द विलेज फोक, और विलेज फोक को क्या ट्रीट किया, प्लूरल। द क्लर्जी को क्या ट्रीट किया, प्लूरल। पीजेंट्री को क्या ट्रीट किया, प्लूरल। इसी तरह हम पुलिस को भी क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल। और जब पुलिस को प्लूरल ट्रीट करेंगे तो हमारे पास बेटे करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा डेल्टा, क्योंकि हैज और इज तो सिंगुलर की वजह से नहीं हो सकते, और हैव के साथ आईएनजी फॉर्म कोई टेंस एग्जिस्ट नहीं करता। तो याद रखिएगा ये वो ग्रुप है जो दिखने में ऐसा लगता है कि इसको हमें सिंगुलर ट्रीट करना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि कलेक्टिव नाउन का टच देता है, लेकिन आपने इन सारे नाउन को हमेशा क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। उसके बाद है क्वेश्चन 7, आ पेयर ऑफ। अब ये वो नाउन है जो आइडेंटिकल पार्ट्स में होते हैं, और इनको हम हमेशा हमेशा क्या ट्रीट करते हैं, प्लूरल ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर आप पेयर ऑफ करके लिखा हो तो फिर हमने इनको क्या ट्रीट करना होता है, सिंगुलर। हमने पहली पॉइंट ये याद रखना कि हमने कभी भी इनको सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखना, हमने इनको हमेशा किस फॉर्म में लिखना है, प्लूरल फॉर्म में। जैसे आपके पास वर्ड सीजर तो होगा ही नहीं, वर्ड ही आपके पास क्या होगा, सीजर्स। इसी तरह ट्वीजर कोई वर्ड नहीं होगा, बल्कि क्या वर्ड होगा, ट्वीजर। ग्लास चश्मे के लिए यूज नहीं हो सकता, ग्लासेस वर्ड यूज होगा। इसी तरह याद रखेंगे ये वो वर्ड है, पैंट्स होगा, जीन्स होगा, पतलून होगा, निकर्स होगा, शॉर्ट्स होगा, टोंग्स होगा। ये वो वर्ड हैं जो आइडेंटिकल फॉर्म में होते हैं। इनका पहली बात आपने ये याद रखनी है कि इनको आपने एस के बगैर नहीं लिखना। नंबर 2 याद रखना है कि आपने इनको हमेशा ट्रीट भी किसके तौर पर करना है बेटे, प्लूरल के तौर पे। और नंबर 3 आपने याद रखना है कि अगर आप इनके साथ आप पेयर ऑफ जैसे वर्ड यूज कर देंगे तो फिर आपने डेफिनेटली इसको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। जैसे यहां पर अ पेयर ऑफ ट्वीजर्स आर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इज होगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 8, सम डैश। अब हमने कुछ नाउन पढ़े थे जिनके बारे में हमने कहा था कि इनका काउंट, इनका सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास कौन सा वर्ड थे, हमारे पास फ्रूट है, फिश है, डियर है। मैंने आपको एक पूरा ग्रुप पढ़ाया है नाउन ग्रुपिंग में। और जिसको ये एमसीक्यू समझ नहीं आ रहे ना, जो बच्चे नए हैं या जो बच्चे पहले से हमारे साथ नहीं चल रहे, पहली वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैं उनको बता दूं, अगर वो ये एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आपने लाजमी तौर पर नाउन के सारे लेक्चर्स को देखना है। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे जब भी हम इनका सिंगुलर या प्लूरल लिखते हैं तो इनका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, हम इनके साथ एस का एडिशन नहीं करते। लेकिन जब हम इनकी डिफरेंट काइंड, डिफरेंट टाइप की बात करते हैं तो डेफिनेटली फिर हम उनके साथ क्या करेंगे, एस का एडिशन करेंगे। जैसे कहता है सम डैश फ्रीज वेल एट ऑल। ठीक है, वो अच्छे तरह से फ्रीज होते ही नहीं है। इसका मतलब सम का मतलब यहाँ पे सेंटेंस में कैटेगोरिकली डिफरेंट टाइप या काइंड का वर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें ये बात समझ में आ रही है कि ये डिफरेंट काइंड के फ्रूट्स की बात की जा रही है। इसलिए यहाँ पर हम फ्रूट नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, फ्रूट और फ्रूट्स। और चूंकि फ्रूट्स को हमने प्लूरल ट्रीट करना है तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, डोंट। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, अल्फा। ये वो सेंटेंसेस है जिनमें कैटेगोरिकली लिखा नहीं गया होता कि डिफरेंट काइंड्स है, डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट ब्रीड्स हैं, लेकिन सेंटेंस हमें समझ में आ रहा होता है कि बात डिफरेंट की जा रही है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन 9, द स्टोन फिश। अब एक तरह की मछली की बात की जा रही है तो डेफिनेटली हम इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। द मोस्ट डेडली ऑफ ऑल डैश, कहता है जो स्टोन फिश होती है ना, वो सारी मछलियों में से जो सबसे खतरनाक है, सबसे जहरीली है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में डेफिनेटली जब हम बात कर रहे हैं ऑफ ऑल तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम डिफरेंट काइंड और टाइप की ही बात कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हम फिश नहीं लिखेंगे, बल्कि ऐसी सूरत में हम क्या लिखेंगे, फिशेस। और हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा अल्फा। ये याद रखिएगा, मैंने आपको ये दोनों एमसीक्यूज इस तरह के शामिल किए हैं जिनमें डिफरेंट टाइप और काइंड्स का वर्ड नहीं लिखा हुआ, बल्कि हमें देखने से, सेंटेंस पढ़ने से पता चलता है कि हमने डिफरेंट काइंड और टाइप की बात करनी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 10 सॉरी, एमसीक्यूज 10, 4 डैश। अच्छा, पहली बात यह है कि मशीनरी उन नाउन में शामिल है जिनका आप डायरेक्ट प्लूरल नहीं बनाते, तो मशीनरीज कोई वर्ड नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पोइट्रीज कोई वर्ड नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सीनरीज कोई वर्ड नहीं होता,
बिल्कुल इसी तरह जिस तरह स्टेशनरीज कोई वर्ड नहीं होता, ये भी मैंने आपको पूरे का पूरा एक ग्रुप बताया हुआ है जिनका आप डायरेक्ट प्लूरल नहीं बनाते हैं। और दूसरी बात से मशीनरी को हमने हमेशा क्या ट्रीट करना है, पोइट्री को हमने क्या ट्रीट करना है, सीनरी को, स्टेशनरी को हमने हमेशा क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन कंसीडर होते हैं। इसलिए कभी भी मशीनरी आर नहीं होगा। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा वो क्या चलेगा बेटे, चार्ली। 4 टन्स ऑफ मशीनरी ट्रेवलिंग एट वेल, और आगे क्या आएगा यहां पर हमारे पास इज वेरी अनफॉरगिविंग। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा, चार्ली। उसके बाद है क्वेश्चन 11, द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ। अब पहली बात तो यह है कि जब भी हम कोई सब्जेक्ट नेम लिखते हैं ना, तो हम उसको एफ के बगैर नहीं लिखते। पॉलिटिक नहीं लिखेंगे, इकोनॉमिक नहीं लिखेंगे, स्टैटिस्टिक नहीं लिखेंगे, बल्कि हमें इसका पूरा वर्ड लिखना है जो कि एस के साथ होता है। दूसरी बात हमने ये कहा था कि अगर हम इनको सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करेंगे तो क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। और अगर इनको जर्नल ट्रांसलेशन के लिए लिखा जाएगा तो जर्नल ट्रांसलेशन के लिए हमने इनको बेटे क्या लिखना है, प्लूरल लिखना है। तो यहां पर आप याद रखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ डैश। इसका मतलब कभी हमारे पास यहां पर इकोनॉमिक्स को सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट नहीं किया गया, तो यहां पर हम इकोनॉमिक्स इज नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, इकोनॉमिक्स आर। और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, अल्फा होगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 11, द अकूस्टिक्स ऑफ द रूम। अब मैं आपको बता के आया पहले भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा, पास पेपर में आ चुका। अकूस्टिक के 2 मीनिंग होते हैं। एक अकूस्टिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड, और एक अकूस्टिक का क्या मतलब होता है, एक अकूस्टिक का मतलब होता है साउंड इफेक्ट्स। जब आप बात कर रहे हैं द अकूस्टिक ऑफ द रूम, तो इसका मतलब क्या है कि आप किसकी बात कर रहे हैं, साउंड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। ऐसी सूरत में आपने डेफिनेटली इसको क्या ट्रीट करना है, प्लूरल। तो डेफिनेटली प्लूरल ट्रीट करने के लिए आप इसको क्या लिखेंगे, हैव बीन, क्योंकि वर्ब बीन के साथ टेंस एग्जिस्ट नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, अल्फा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 13, द ज्यूरी डैश अनकन्विंस्ड। अनकन्विंस्ड का मतलब क्या है, डिसअग्री। जब डिसअग्री है, अनकन्विंस्ड है, तो इसका मतलब क्या आ गया, तजाद आ गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया। तो इस वजह से हम इसे क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल। लेकिन यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही को तो डेफिनेटली हमने क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा डेल्टा। मैंने आपको पूरा कलेक्टिव नाउन का एक रूल पढ़ाया बड़ी डिटेल के साथ। मैंने आपसे कहा कि आपने याद रखना है, आप कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर ट्रीट करेंगे और आप कलेक्टिव नाउन को प्लूरल भी ट्रीट करेंगे। अगर सारे एक यूनिट के तौर पर काम कर रहे हैं, अगर सारे एक बात पर अग्री कर रहे हैं, अगर सारे एक बात पर यूनैनिमस हैं, अगर सारे एक बात पर इकट्ठे हैं, तो आपने उसको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर। अगर सब एक बात पर इकट्ठे नहीं है, अग्री होने की बजाय क्या है, डिसअग्री है, ठीक है। डिसअग्री होने के साथ साथ क्या है, यूनाइटेड नहीं है बल्कि क्या है, डिवाइडेड है, ठीक है। सबका अपना डिफरेंट ओपिनियन है, तो ऐसी सूरत में हम उन्हें क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। ये बड़ी डिटेल के साथ हमने कलेक्टिव नाउन का पूरा एक लेक्चर पढ़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पे। अगर जिन बच्चों ने वो नहीं लिया हुआ तो लाजमी देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कलेक्टिव नाउन। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, द कमेटी डैश प्रोनाउंस। आप देखें यहाँ पे कमेटी ने क्या किया, प्रोनाउंस कर दिया है। इसका मतलब क्या है, अनाउंस कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। इसका मतलब सारी कमेटी एक जगह पर इकट्ठी है तो उन्होंने डिक्लेयर किया है। सारी एक जगह पर यूनाइटेड है, अग्री है, तो उन्होंने डिक्लेयर किया है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द कमेटी हैज प्रोनाउंस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, अल्फा। इज के साथ हमारा टेंस मुकम्मल नहीं होगा, वो एक्टिव की बजाय पैसिव सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 15, आई थिंक दे टीच डैश मैथमेटिक्स। अच्छा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 3 एक्सप्रेशन आपने याद रखने हैं। पहला आपके पास होता है टू मच, ठीक है। दूसरा आपके पास है मच टू, और तीसरा आपके पास है बेटे टू मैनी।
अब याद रखिएगा, जब भी आप अनकाउंटेबल लिखेंगे ना, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आपने बेटे क्या लिखना है, जहां पर अनकाउंटेबल नाउन होगा वहां पर आपने क्या लिखना है, टू मच। और जहां पर भी काउंटेबल नाउन होगा, काउंटेबल नाउन के लिए आपने बेटे क्या लिखना है, टू मैनी। लेकिन जहां पर मच टू आ जाए ना, तो वहां पर आपने याद रखना है, इसके बाद आपके पास क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। एडजेक्टिव के अलावा आपने मच टू के बाद नाउन नहीं लिखना। तो यहां पर आप देख रहे होंगे मैथमेटिक्स क्या लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है। और नाउन लिखने जाने के साथ साथ ये कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे टू मच मैथमेटिक्स। टू मैनी नहीं होगा, मच टू नहीं होगा, और मैनी टू तो एक्सप्रेशन ही नहीं होता, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन 16, पॉलिटिक्स डैश। अब यहां पर क्लियरली इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करके लिख दिया गया कि आ कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस। इंडेफिनेट आर्टिकल का मतलब ही हमारे पास क्या होता है कि हम उस सब्जेक्ट को, उस चीज को किसके तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, सिंगुलर के तौर पे। तो हम क्या लिखेंगे, पॉलिटिक्स इज आ कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है क्वेश्चन 17। अब कैटल के बारे में हमने ये पढ़ा कि कैटल को हमने हमेशा क्या ट्रीट करना है, प्लूरल। और जब प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि इसका सिंगुलर और प्लूरल क्या होगा, बिल्कुल सेम होता है। और जब हम इसे प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं तो हम इसके साथ मच का वर्ड यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे, मैनी। और मैनी कैटल जब आएगा तो मैनी कैटल के साथ आपने आर लिखना है, हैज किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद आपके पास द पुलिस, अगेन वही बात कि पुलिस जहां पर भी आ गया, मैं दोबारा बता रहा हूं, पुलिस जहां पर भी आ गया, बाकी इस ग्रुप के वर्ड्स की तरह आपने इसको क्या ट्रीट करना है, प्लूरल। तो द पुलिस वर अरेस्टेड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, द पुलिस हैव अरेस्टेड। अगर वर अरेस्टेड चले लिखेंगे तो वो किस सूरत में चला जाएगा, वो पैसिव फॉर्म में चला जाएगा, और वैसे लगेगा जैसे थीफ ने पुलिस को क्या कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद है सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन 19, वेयर डैश माई ग्लासेस। और ग्लासेस कौन से ग्रुप में है, अभी हम बात कर रहे थे ग्लासेस उन ग्रुप में है जिनको, जो आइडेंटिकल पार्ट्स वाले होते हैं, और इनको हमने हमेशा बेटे क्या ट्रीट करना होता है, प्लूरल ट्रीट करना होता है। तो वेयर आर माई ग्लासेस, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, अल्फा। और उसके बाद है हमारे पास आज के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए, इस टेस्ट के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, द ऑर्गेनाइजेशन इज ट्राइंग टू रेज। अब देखें, ये भी दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको भी अच्छे से समझ लीजिएगा। एक आपके पास फंड और एक आपके पास क्या है, फंड्स। फंड होता है अ पर्टिकुलर सम ऑफ मनी केप्ट फॉर अ स्पेशल पर्पस। आप एक खास मकसद के लिए जो पैसे वक्फ कर देते हैं ना, साइड पे कर देते हैं, आप उसको क्या बोलते हैं, फंड बोलते हैं। लेकिन जो मतलब आप एक जनरल सेंस में बोलते हैं कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, फंड। जैसे अगर आप एग्जांपल पढ़ेंगे तो बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देयर इज अ रिलीफ फंड फॉर फ्लड विक्टिम्स। ये जो पैसे हैं वो किसके लिए रख दिए गए हैं, ये रिलीफ फंड के लिए है, ठीक है, मखसूस कर दिए। लेकिन द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स फंड। अब ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज की जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है जी फाइनेंशियल असिस्टेंस की, उसको हेल्प चाहिए फाइनेंशियली। तो इसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, फंड्स का वर्ड यूज करेंगे। इसी तरह द ऑर्गेनाइजेशन इज ट्राइंग टू रेज टू सपोर्ट इट्स प्रोजेक्ट। वो अपने प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए क्या इकट्ठा कर रही है, क्या इकट्ठा कर रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस इकट्ठी कर रही है, पैसे इकट्ठे कर रही है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, फंड्स रहेगा। फंड नहीं हो सकता, फंडेड वर्ब थर्ड फॉर्म बन जाती है, फंडेड शायद कोई वर्ड नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा रहेगा, बेटा ये है हमारे पास, ये थी हमारे पास नाउन की, नाउन टेस्ट 1 की डिस्कशन। और ये 20 क्वेश्चन बिलीव मी आपके लिए 200 क्वेश्चंस के बराबर होंगे अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से इस पूरी
पूरी डिस्कशन को डिटेल से लेते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डिस्कशन आपको थोड़ा थोड़ा जल्दी मिलेंगी, क्योंकि आप इस बात को समझ सकते हैं कि स्लाइड्स बनाने में जो एक एक करके क्वेश्चन पेस्ट करने में, ये प्रेजेंटेशन बनाने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो वो काम मुकम्मल हो चुका है, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और अपलोडिंग का काम रहता है। अब जैसे जैसे रिकॉर्ड होती जाएंगी इंशाल्लाह आपको अपलोड करके दे दी जाएंगी देखने के लिए। और आपने क्या करना है, फिर भी अगर कोई बात, अगर कोई पल्ले नहीं पड़ती तो चरसी भंगी बन के पड़े नहीं रहना, पूछ लेना है, डिस्कस कर लेना है, मेहनत करते रहना है, कोशिश करते रहना है। अल्लाह ताला किसी की मेहनत जाया नहीं करता। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।